बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 यानी शैक्षिक मूल्यांकन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में देख लिया था। जो गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इन सब के बेसिस पे उनके प्रकार जो भी थे उनको देख लिया था। फिर रचनात्मक मूल्यांकन देखा था और योगात्मक मूल्यांकन देख लिया था। आज हम लोगों ने उत्तम परीक्षण की विशेषताएं देखना है, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, किस आधार पर विशेषताओं को वर्गीकृत किया गया है, इन सब के बारे में देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तम परीक्षण का अर्थ देख लेते हैं। जो उत्तम परीक्षण आखिर किसको कहते हैं? एक अच्छा परीक्षण अनिवार्य रूप से उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करता है जिनको ध्यान में रखकर उसकी रचना की गई है। यानी जो भी परीक्षण हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छा यानी उत्तम तभी माना जाएगा जब हम जिस उद्देश्य के पूर्ति के लिए उस परीक्षण को बनाए हैं वो उन उद्देश्यों पर खरा उतरे, तभी हम उसको एक उत्तम परीक्षण कह सकते हैं। यानी कि जैसे हम मार्केट से कोई चीज़ लाते हैं तो वो जब हमारे यूज़ की रहेगी तभी वो उत्तम है। अब जिस चीज़ के लिए हम उसको लेके आ रहे हैं उस काम में यूज़ ही ना आए तो फिर बेकार ही है, समझ लो, वो यूजेबल थोड़ी रह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ऐसे उत्तम परीक्षण भी होता है जो हम लोग उद्देश्य पहले से निर्धारित किए हैं कि इसके लिए परीक्षण यूज़ किया जाएगा। उन उद्देश्यों का जब अच्छे से पूर्ति हो जाएगा तो हम उसे ही उत्तम परीक्षण कहते हैं। परीक्षण वह उपकरण है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता है। यानी कि परीक्षण के आधार पर जब हम किसी चीज़ का, किसी इंसान का या फिर किसी वस्तु का किसी भी टाइप से परीक्षण करते हैं तो उसका मतलब क्रमबद्ध, एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो रिजल्ट आता है वो निकल के आता है, तभी हम उसके बारे में एक धारणा बना पाते हैं। किसी परीक्षण से अपेक्षित लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसमें अच्छे परीक्षण के गुण विद्यमान हो। जब कोई परीक्षण अच्छा परीक्षण तभी माना जाएगा जब वो अपने मतलब पूरा लायबल होगा, अपनी जिस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है उस पर खरा उतरेगा। एक उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानवीकृत यंत्र है। यानी कि ये मैन मेड यंत्र है जो मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ निरीक्षण करता है। यानी परीक्षण के आधार पे हम ये ह्यूमन निर्मित है, मतलब मानव निर्मित, मानव ने इसे बनाया है। एक मतलब ह्यूमन नेचर को समझने के लिए, उसके क्वालिटी क्वांटिटी सब चीज़ को समझने के लिए एक परीक्षण तैयार किया है, वही होता है परीक्षण, उत्तम परीक्षण। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, देखते हैं उनके बारे में। सबसे पहला है क्लासमेयर तथा गुडविन के अनुसार। एक मनोवैज्ञानिक थे क्लासमेयर और गुडविन, जिन्होंने कहा कि अच्छे परीक्षण में वैधता, विश्वसनीयता तथा व्यवहारिकता का होना आवश्यक है। यानी कि वो वैध होनी चाहिए। वैध यानी हम जिस चीज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं उस काम में उसकी पूरी वैधता हो और विश्वसनीयता हो, यानी ये वैलिडिटी और ये लायबिलिटी, और व्यवहारिकता यानी बिहेवियरल रूप से भी वो सही होना चाहिए। अगला जो है वो डगलस एवं हालैंड के अनुसार, एक अच्छे परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण में आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं। यानी कि जो हम विशेषताएं बताएंगे अभी आगे देखेंगे हम लोग, अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, वो इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि अरे जब हम कोई परीक्षण बना रहे होते तो उन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। किसी भी परीक्षण को श्रेष्ठ या उत्तम तभी कहा जा सकता है जब वह उसके मापन के लिए बनाई गई विभिन्न कसौटियों पर खरा उतरे। यही बात हो गई, मेन यही पॉइंट है कि जब हम किसी भी परीक्षण को श्रेष्ठ या उत्तम तभी कह सकते हैं जब हम जिस चीज़ के लिए उसको बनाए हैं वो उस पर खरा उतरे, अपनी सारी कसौटियों पर खरा उतरे। अब उत्तम परीक्षण की विशेषताएं जो हैं उनको दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला व्यवहारिक विशेषताएं और दूसरा तकनीकी विशेषताएं। व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी तकनीकी विशेषताएं। तो सबसे पहले व्यवहारिक विशेषताएं देखते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में ऐसे अगर लिखेंगे, मतलब टू द पॉइंट चीज़ें लिखेंगे तो
अच्छा नंबर मिल जाएगा। बाद में ऐसे थोड़ा सा एक दो लाइन में नहीं भी ध्यान आएगा, इस चीज़ को ध्यान रहेंगे तो रखेंगे तो बाकी जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो एक एक दो दो लाइन में कर देंगे। नहीं भी ध्यान रहेगा तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चे को आता है, ये आपके पॉइंट्स देख के अगर ऐसे बनाए रहेंगे तो। चार्ट टाइप का। तो व्यवहारिक विशेषताएं कितनी हैं? सबसे पहला है उद्देश्यपूर्णता, दूसरा सुगमता, फिर मितव्ययिता, इनके और फिर व्यापकता है, सर्वमान्यता और प्रतिनिधित्व, यानी पर्पजिवनेस, इजीनेस, इकोनॉमिकल, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, एक्सेप्टेबिलिटी और रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो सबसे पहले देखते हैं उद्देश्यपूर्णता किस आधार पे मतलब उत्तम परीक्षण की विशेषता के अंतर्गत आती है। प्रत्येक उत्तम परीक्षण के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक है। अतः परीक्षण के उद्देश्यों के संदर्भ में यह देखना चाहिए कि परीक्षण से उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है या नहीं, जिनके लिए इसका निर्माण किया गया है। यानी कि जो भी हम परीक्षण कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए, जिस वैल्यू को जानने के लिए परीक्षण कर रहे हैं, उसके लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए होंगे। जब उन उद्देश्यों की कोई परीक्षण पूर्ति कर लेता है तो वही उत्तम परीक्षण हो जाता है। अगला पॉइंट है सुगमता। परीक्षण प्रशासन, अंकन और व्याख्या तीनों दृष्टियों से सुगम होना चाहिए। यानी कि मतलब जो भी शैक्षणिक प्रशासन है और जो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है और व्याख्या है, इन तीनों दृष्टियों से सुगम होना चाहिए जो परीक्षण है। प्रशासन सुविधापूर्वक हो सके, अंकन की विधि सरल एवं स्पष्ट हो तथा मानक स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए ताकि व्याख्या करने में सरलता हो। वही बात आगे लिख दी गई है। अगला जो पॉइंट है वो है मितव्ययिता। मितव्ययिता यानी इकोनॉमिकल दृष्टि से जो परीक्षण है वो कैसा होना चाहिए कि परीक्षण विषय, सामग्री, धन, समय आदि सभी दृष्टियों से मितव्ययी हो। यानी ज़्यादा खर्चा ना हो। जैसे जो परीक्षण हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा खर्चा ना आए, ज़्यादा सामग्री, धन, समय आदि का व्यय ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही परीक्षण की संरचना ऐसी हो जिसके प्रशासन में अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता भी ना हो। मतलब जितने कम से कम व्यक्ति हो सके उतने ही कम से कम व्यक्ति लगाए जा सके ताकि धन, समय, सब चीज़ की बचत हो सके। इस प्रकार अच्छे परीक्षण को समय, धन, व्यक्ति तीनों ही दृष्टि से मितव्ययी होना चाहिए, यानी ज़्यादा खर्चीला ना हो। अगला जो पॉइंट है वो है व्यापकता। व्यापकता का अर्थ है किसी परीक्षण में पाठ्यक्रम के अधिकाधिक अंशों का समावेश हो। यानी कि जो परीक्षण हो वो व्यापक होना चाहिए, बहुत व्यापक कि उसमें पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम जितना भी है, होल सिलेबस, सबसे कुछ ना कुछ पॉइंट लिए जाएं ताकि सबका मूल्यांकन हो सके। कुछ अंशों को महत्व ना देकर संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्नों का चयन करके परीक्षण का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी जितना पूरा पाठ्यक्रम है सबसे कोई ना कोई क्वेश्चंस लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिए और बाकी छोड़ दिए। साथ ही हर परीक्षण में प्रश्नों की संख्या इतनी हो कि वह बालक की उस योग्यता का समग्र रूप से मापन कर सके जिसके लिए उसकी रचना की गई है। यानी जिस चीज़ के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं उस आधार पे ऐसे प्रश्नों को रखना चाहिए ताकि बालक के हम जिस सब्जेक्ट का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं वो अच्छे से हो जाए। अगला पॉइंट है सर्वमान्यता, यानी सभी के लिए मान्य हो। हर जगह परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि उसका उपयोग उन समस्त व्यक्तियों और परिस्थितियों में किया जा सके जिन पर उसका मानकीकरण किया गया है। यानी जिस पर उसकी टेस्टिंग की गई है उस परीक्षण की जिस लेवल पर, उस लेवल पर वो सारे लोगों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी परिस्थितियों में मान्य होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण इसी कोटि में आते हैं, सर्वमान्यता में आते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण हर कहीं मान्य होते हैं। अगला पॉइंट है प्रतिनिधित्वता। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता यह है कि उसमें प्रतिनिधित्व करने का गुण हो, अर्थात व्यवहार के जिन जिन पक्षों के मापन हेतु तो उसकी रचना की गई है उन सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व वह परीक्षण करे। यानी कि जिस भी चीज़ के लिए उस परीक्षण को किया जा रहा है, मतलब जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उन सारे पक्षों के मापन हेतु इसकी मतलब सबके मापन के लिए ये यूज़ किया जा सके परीक्षण, मतलब सबका प्रतिनिधित्व करे, कोई भी पॉइंट छोड़े ना। ये तो हो गई बात जो है वो व्यवहारिक विशेषताओं की। आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं तकनीकी विशेषताएं, दूसरा टाइप।
उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में इसमें क्या क्या है। पहला है मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, और फिर दूसरा है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, और विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, वैधता यानी वैलिडिटी, और विभेदकता यानी डिस्क्रिमिनेशन, और मानक यानी नॉर्म। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं थोड़ा थोड़ा। पहला पॉइंट है मानकीकरण। सीपी गुड के अनुसार, सीपी गुड एक जो भी थे, इन्होंने क्या कहा कि मानकीकृत से हमारा आशय ऐसे परीक्षण से है जिसमें अनुभव के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया गया हो, जिनके मानक निर्धारित हों, जिनके प्रशासन एवं फलांकन में समस्त विधियों का प्रयोग हुआ हो, तथा जिनके फलांकन में सापेक्षतया वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग किया गया हो। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि मानकीकृत क्या है, ये इन्होंने कहा कि जिसमें मतलब कोई अनुभवी स्पेशलिस्ट हो, अनुभवी व्यक्ति हो, वो उस पूरी विषय वस्तु का चयन करे, उसी के आधार पर मानक निर्धारित करे, ताकि वो प्रशासन के लिए, शैक्षणिक प्रशासन के लिए और अंक प्रदान करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, हर चीज़ में उपयोगी हो। मानकीकरण में कुछ सुनिश्चित प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें निर्देशों को सावधानी पूर्वक अंकित किया जाता है, समय का सही निरीक्षण किया जाता है, जिससे किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं होती है। मतलब ऐसा मानक निर्धारित किया जाता है कि सभी का समान परीक्षण कर सके, किसी मतलब किसी के साथ पक्षपात की भावना ना हो उसके अंदर, ऐसा परीक्षण होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो वस्तुनिष्ठता। कोई भी परीक्षण वस्तुनिष्ठ तभी माना जाएगा जब बार बार प्रयोग करने पर एक ही अंक प्राप्त हो, यानी वस्तुनिष्ठ हो, ऐसा हो कि एग्जैक्ट एकदम वैल्यू दे। जब हम किसी भी कहीं भी जहाँ भी इसको यूज़ करें सेम ही वैल्यू दे। जैसे कोई भी मान निकालना है, आगे दिया है कि अच्छे परीक्षण के अंतर्गत परीक्षक की व्यक्तिगत धारणाओं का तथा पूर्वाग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो भी परीक्षण ले रहा है उसके वैल्यूज़ ना उसमें प्रभावित करें। जो परीक्षण है वो अपनी वैल्यू खुद देखेगा। इन परीक्षणों में प्रश्नों का उत्तर निश्चित, स्पष्ट तथा संक्षिप्त होता है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न टाइप में सभी ने देखा कि ऐसा परीक्षण होता है कि उसमें सारी चीज़ें डेफिनेट होती हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या फिर जो भी आंसर होगा उस क्वेश्चन का वो एक डेफिनेट आंसर होगा, उसको बदल नहीं सकते। अगला पॉइंट है विश्वसनीयता। इसका अर्थ है कि एक ही समूह की एक बार परीक्षा लेने पर जो परिणाम प्राप्त हो, करीब करीब वही परिणाम उसी परीक्षण से अथवा वैसे ही अन्य परीक्षण से पुनः भी प्राप्त हो। इसमें क्या पॉइंट है, इनका क्या अर्थ है विश्वसनीयता का, कि जब हम किसी समूह का परीक्षण कर रहे हैं तो जो भी हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ है, जब हम उसी परीक्षण को दोबारा कहीं भी अन्य जगह पे करें तो सेम रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए, तभी उसकी विश्वसनीयता मानी जाएगी। अनास्तेसी के अनुसार परीक्षण की विश्वसनीयता से अभिप्राय भिन्न भिन्न अवसरों पर समतुल्य पदों के भिन्न भिन्न विन्यासों पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंकों की संगति से है। यानी कि कोई भी किसी भी व्यक्ति या समूह का जब हम परीक्षण कर रहे हैं एक जगह पे, अगर वही परीक्षण हम दोबारा से उतने ही समूहों के साथ, उतने ही व्यक्तियों के साथ वैसे ही परीक्षण करें तो वो दोनों परीक्षण के रिजल्ट समतुल्य होने चाहिए, यानी एक दूसरे से तुलनात्मक होने चाहिए। अगला पॉइंट है वैधता यानी वैलिडिटी। परीक्षण की यह विशेषता बताती है कि कोई दिया गया परीक्षण मापन के उद्देश्यों के किस सीमा तक पूरा करता है। मतलब जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों को किस लेवल तक वो कंप्लीट कर रहा है, वही उसकी वैलिडिटी हो जाती है। यदि कोई परीक्षण मापन के उद्देश्यों को पूर्ण करता है तो उसे वैध परीक्षण कहा जाता है, तथा परीक्षण की इस विशेषता को वैधता कहा जाता है। जो भी हम लोगों ने परीक्षण का साधन बनाया है, जो भी परीक्षण हम यूज़ कर रहे हैं, वो निर्धारित किए गए सारे उद्देश्यों को पूर्ण करे तो तभी उसे वैध परीक्षण कहा जाता है, नहीं तो फिर वो अवैध हो जाएगा। जब जो हम उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो हमें मिल ही नहीं रहा है, प्राप्त ही नहीं हो रहा, तो वो उत्तम कहाँ से होगा। परीक्षण की इसी विशेषता को वैधता कहा जाता है। कॉनबैक के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। यानी कि जिस चीज़ के मापन के लिए परीक्षण हम कर रहे हैं वह उसी सीमा तक मतलब मापन करता है, मापन या मूल्यांकन जो भी है। अगला पॉइंट है विभेदकता।
परीक्षण ऐसा होना चाहिए जो उच्च योग्यता और निम्न योग्यता धारण करने वाले बालकों में विभेद कर सके। यानी कि जैसे कोई क्लास है, उसमें अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि उन अलग अलग टाइप के बच्चों में विभेद करने में, यानी डिफरेंस करने में, डिस्क्रिमिनेट करने में उनको हेल्प करे। इसके लिए परीक्षण की संरचना में कठिन, सामान्य एवं सरल सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश उचित अनुपात में होना चाहिए। यानी हर तरह के प्रश्न होने चाहिए, थोड़े कठिन, थोड़े आसान और थोड़े मतलब सामान्य टाइप के प्रश्न, सब तरह के प्रश्न होने चाहिए ताकि हर लेवल के बच्चे के हम समान तरह से मूल्यांकन परीक्षण कर सकें। अधिकांश ऐसे प्रश्न हों जिनका उत्तर मध्यम स्तर के छात्र दे सकें। जैसे एग्जाम्पल दिया है, इससे सब क्लियर हो जाएगा। किसी परीक्षण में कोई छात्र 80 अंक प्राप्त कर लेता है और दूसरा छात्र 35 अंक ही प्राप्त कर पाता है, तो ऐसा परीक्षण 2 वर्गों में विभेद करने वाला होता है। इस प्रकार के परिणाम से बुद्धिमान और कमज़ोर छात्रों के मध्य अंतर स्पष्ट हो जाता है। यानी हम ऐसा पेपर बनाए कि उससे पूरे क्लास को लाभ हो, हमको एक डिफ्रेंशिएशन करने का मेथड मिल जाए कि कौन सा बच्चा तेज़ है, कौन सा कमज़ोर है, कौन सा मध्यम वर्गीय है। इस अंतर को करने में विभेदकता कहलाती है। यही अंतर जो कर पाते हैं हम परीक्षण के आधार पे, वही उसकी विभेदकता कहलाती है। अगला पॉइंट है मानक। मानकों के आधार पर परीक्षण में प्राप्त अंकों की व्याख्या की जाती है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति की समूह में स्थिति जानने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के निष्पादन या योग्यता की तुलना समूह के अन्य व्यक्तियों से करने के लिए किया जाता है। यानी इनका कहने का मतलब है कि जैसे वही बात हो गई जो डिफ्रेंशिएशन की बात हो गई, तो वो एक लेवल बताता है कौन अच्छा है, कौन पढ़ने में बुरा है, या फिर कौन सा मध्यम वर्गीय है। वैसे यही मानक एक बताता है कि मतलब कौन सा छात्र किस लेवल तक पढ़ रहा है, मतलब एक दूसरे में तुलना करने के बारे में बताता है। जितने भी छात्र हैं उनकी आपस में तुलनात्मक स्टडी के लिए ये मानक का प्रयोग किया जाता है। एबेल ने क्या कहा है कि किसी परीक्षण के मानक बताते हैं कि किसी विशेष संदर्भ समूह के सदस्य परीक्षण पर किस प्रकार से अंक प्राप्त करते हैं। यानी सब में डिफ्रेंशिएट करने में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके परीक्षण के आधार पर उनके लेवल्स का पता लग जाता है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हम लोगों ने देख ली, कुछ व्यवहारिक विशेषताएं और कुछ तकनीकी विशेषताएं, और हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग प्रश्न पत्र निर्माण देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।